आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन की लोकप्रिय मंत्री आदरणीय कृष्णा बोस जी का हार्दिक अभिनंदन। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हृदय हरदा में आज आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री मनोहर लाल राठौर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय भाई दीपक जी, आदरणीय भाई उदय चौहान जी, जिले के हमारे महामंत्री आदरणीय देवी सिंह साकला जी, हमारे आदरणीय दर्शन जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राजू जी, हमारी बहन प्रियंका जी, नगर के अध्यक्ष हमारे आदरणीय विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु बहनें और आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हरदा जिले के मेरे सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आप सबका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश की विधानसभा में 3 जुलाई को प्रस्तुत हुए वह ऐतिहासिक बजट के ऊपर है, जो न केवल मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाने में भी बड़ा योगदान देगा। और इसलिए बजट पर मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पूर्व 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए और देश में एक सशक्त, मजबूत, निर्णायक और निरंतर तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों को कोटि कोटि बधाई और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमें गर्व है आज ये कहते हुए कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के 76वें वर्ष में देश के जनमानस ने तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को जनादेश देकर उसके नेतृत्व पर स्वीकारोक्ति प्रदान की है। और मैं मानती हूँ कि वास्तव में 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी पूर्व के अनुसार बहुत बेहतर रहा है और मेरी पार्टी ने इस अप्रत्याशित सफलता का श्रेय यदि किसी को दिया है तो देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और मेहनत को दिया है। हमने चुनाव में एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर इस नारे को सफल और सार्थक कर दिया। आज खुशी है मुझे यह कहते हुए कि वास्तव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर व्यक्त किया है। 29 सीटों पर हमारी विजय जनता की उस पर बहुत बड़ी मुहर है और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की जनता को जो महत्व दिया, ये वास्तव में उसका भी परिणाम था। और इसलिए आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने जो एक नया इतिहास रचा है, जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड को अब कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, हम मानते हैं कि कोई बराबरी जरूर कर सकता है, लेकिन निकट भविष्य में वो भी संभव नहीं है। लेकिन कभी भी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएगा। हमारा वोट प्रतिशत 2019 की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में मिले भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट थे, जो 2024 के चुनाव में 59% दो साथ हो गए। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि इन 5 वर्षों में सरकार के माध्यम से जितना काम हुआ, उन कामों को मध्य प्रदेश की जनता की स्वीकार्यता प्राप्त हुई। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और सुशासन के कार्यकाल को स्वीकारोक्ति दी और इस चुनाव में अपनी मोहर लगाई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तय किया है और इस संकल्प को पूरा करने का काम मुझे गर्व है सरकार का हिस्सा होने के नाते कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हम आगामी 5 वर्षों में अपने बजट के आकार को 2 गुना करेंगे और इसी संदर्भ में पहली पहल करते हुए 2023-24 की तुलना में 2024-25 के इस बजट को 16% वृद्धि करके बढ़ाया गया है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ऐतिहासिक बजट है। ये बजट 3,65,067 करोड़ का बजट है, जिसमें हर वर्ग को समावेश किया गया है, हर क्षेत्र में पर्याप्त राशि दी गई है और सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी ये बजट मध्य प्रदेश की जनता को 3 जुलाई को हमारे वित्त मंत्री जी ने समर्पित किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रकार का बजट हमारी सरकार ने ये प्रस्तुत किया है, वो बजट आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक ऐसा बजट जिसने सही अर्थों में युवाओं का विश्वास जीता, महिलाओं का विश्वास जीता, इस देश का की अर्थव्यवस्था का की रीढ़ कहलाने वाले हमारे किसानों का विश्वास जीता और इस प्रदेश में रहने वाली गरीब जनता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए बजट का विश्लेषण करते हुए मैं एक एक क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने बजट रखा है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूंगी कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी 2003 के बाद मध्य प्रदेश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, आज गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 11 गुना बढ़ी है। 2003-4 की तुलना में 2003 और 4 में 13,465 रुपए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम थी, जो आज बढ़कर 1,82,000 हुई, अर्थात 11 गुना बढ़ी है, जो हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही हमें गर्व है यह भी कहते हुए कि 2014 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबों को उनके अपने आशियाने में प्रवेश कराने के लिए, अपने घर का सपना साकार करने के लिए पूर्व में 4 करोड़ और वर्तमान में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। विगत 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए थे और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं, जो बजट, जो राशि मध्य प्रदेश को मिली, मध्य प्रदेश की विकास की गति बहुत तेज हुई थी और इस गति को गतिमान रखने के लिए आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य गतिमान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माणाधीन है। सिंहस्थ 2028 जो इस बार हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में होने जा रहा है, तो दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन शहर में बाईपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन और 6 लेन किया जा रहा है, 8 लेन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 24-25 में लगभग 1,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण एवं लगभग 2,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होने जा रहा है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
आजादी के इस 76 वर्ष में सबसे ज्यादा फोकस इस बात का है कि आज तक हमारे देश के गांवों में पानी के लिए लोगों को बहुत तरसना पड़ता है। बहुत दूर से बहने पानी लेकर आती है और इसलिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, जिसका हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो 70,86,293 घरों तक नल जल की ये सुविधा देश में पहुंच चुकी है। और मध्य प्रदेश में भी जल जीवन मिशन के माध्यम से हजारों लाखों गांव में यह योजना का क्रियान्वयन हो चुका है। प्रतिवर्ष किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि जो 12,000 है, 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। और गौवंश की रक्षा के प्रति भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गौशालाओं का संचालन 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है और इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौवंश का पालन हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने गौ पालन के लिए निर्धारित राशि को दोगुना किया है। पहले प्रति व्यक्ति गाय पर जो राशि 20 रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया है। और उसके साथ ही साथ 2024-25 के इस वर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में हमारी सरकार बनाने जा रही है। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश तरक्की के नए आयाम छू रहा है, इस बजट में भी अनेकों प्रावधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किए हैं, जिसमें प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को 25-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 28-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया है। हम जानते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना हमारे देश के लिए कितनी आवश्यक थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह महत्वाकांक्षी योजना थी और वो चाहते थे कि नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से हम देश भर की नदियों को जोड़ने का काम करें, जिससे वर्ष भर वो जल से लबालब रहे और हर खेत तक हम सिंचाई के लिए पर्याप्त जल भी उपलब्ध कराएं और पीने का पानी भी हर गांव तक हम पर्याप्त रूप से पहुंचाने का काम करें। और उस दिशा में अब हमारी सरकार लगातार संकल्पित होकर नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से काम कर रही है, जिसकी एक बांटी मध्य प्रदेश में भी हम सबको दिखाई दी। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों के 1,900 गाँव में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है। वास्तव में ये बहुत बेहतर शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने की है, जिसका भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा स्वास्थ्य हम उपलब्ध कराएं और मध्य प्रदेश एक आयुष्मान प्रदेश बने, एक स्वस्थ प्रदेश बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सेवा भाव में जुटी हमारी सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया है कि विभिन्न पदों पर 42,000 से अधिक भर्तियां की जा रही है, जिससे मेडिकल सुविधाएं सहज, सुलभ और जरूरतमंदों को प्राप्त हो सकेंगी। हम जानते थे कि अस्पताल तो खुल जाते थे, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी होती थी। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है। 42,000 भर्तियां अगर स्वास्थ्य विभाग में होगी तो निश्चित रूप से हमारे अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ होगा और प्रदेश की जनता को बहुत लाभ इसका मिलेगा। साथ ही प्रदेश में वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। 24-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और मुझे खुशी है आप सबके बीच में यह बताते हुए भी कि अभी लोकसभा चुनाव के पूर्व भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया था कि अब आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष की उम्र से ऊपर वालों को भी मिलेगा। हम जानते हैं कि इस अवस्था में
अपने शरीर के लिए, इलाज के लिए पैसे खर्च करना हर परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता था। परिवार के बच्चों के लिए भी बड़ा कठिन होता था। लेकिन ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष के ऊपर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। वहीं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना में हमारे रोजगार सहायकों को, आशा कार्यकर्ताओं को, ऊषा कार्यकर्ताओं को भी शामिल करके एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अब ये सब भी आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल पर अभी कुछ दिन पूर्व ही हम सब ने देखा कि किस प्रकार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। अब कोई भी मरीज अगर कोई दुर्घटना घटती है और उसे तत्काल इलाज के लिए कहीं बड़े शहर में या कहीं अन्य जगह पर ले जाना हो तो सड़क मार्ग से जाने में बहुत समय लगता है, और इसलिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से शासकीय अस्पतालों के उन मरीजों को भी ले जाने का काम अब सरकार के माध्यम से होगा। यह भी बहुत बड़ी सुविधा हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को दी है। साथ ही पूर्व की एक व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती थी, दुर्भाग्य से निधन हो जाता था, तो उसके पार्थिव शरीर को परिजनों को सम्मान पूर्वक सौंपा तो जाता था, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब हमारी सरकार ने ये तय किया कि अगर किसी की मृत्यु शासकीय अस्पताल में होती है तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा से उसे उसके गांव तक, उसके घर तक ससम्मान पहुंचाने का काम करेगी। चूंकि महिला जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, मैं स्वयं महिला हूँ, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं हमारी सरकार ने इस बार के बजट में महिला सशक्तिकरण के बहुत प्रावधान किए हैं। वैसे तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो राजनीतिक सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, हर स्तर पर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के निर्णयों को ही मध्य प्रदेश में साकार करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बजट में महिलाओं के विकास के लिए अनेकों प्रावधान किए हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर उन्होंने निश्चित रूप से महिलाओं को भी आने वाले समय में नीतिगत निर्णयों में शामिल होने का अवसर दिया है, बराबरी का हक दिया है, जिसके लिए इस देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री जी की हमेशा आभारी रहेगी। साथ ही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि में स्वामित्व का अधिकार देकर महिलाओं के आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि की है। वास्तव में आज देश की महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़ी हैं। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण हुआ है और वो पहली बार अपने आप को समाज की मुख्य धारा में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मान रही है, और भारतीय जनता पार्टी को कोटि कोटि धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त कर रही है। हमारे सरकार सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की 48,03,000 बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने सशक्त करने का काम किया है, और मध्य प्रदेश की जनता के मन से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में एक पहल की थी, उसके बेहतर परिणाम इस योजना के माध्यम से दिखाई देने लगे हैं। अब गरीब गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी भी जब जन्म लेती है तो पूरे परिवार में मातम नहीं मनता, बल्कि खुशहाली छा जाती है कि घर में लाडली लक्ष्मी आई है। 48,03,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। साथ ही गरीब परिवार की बेटियों के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जिस प्रकार से सम्मान उनके वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए जाते थे, उस बजट में हमारी सरकार ने 75 करोड़ में 3 गुना से अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष ₹250 करोड़ के प्रावधान को प्रस्तावित किया है। यह भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता के साथ मध्य प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराएं। इस दृष्टि से सीएम राइज स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, और सीएम राइज स्कूल जहाँ जहाँ भी खुले हैं और जो उनके परिणाम हमें दिखाई दिए हैं, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता इस बात की सिफारिश लेकर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को सीएम राइज स्कूल में एडमिशन किस प्रकार मिले, जो इस बात का प्रमाण है
कि वास्तव में हमारी सरकार द्वारा खोले गए सीएम रैग स्कूल हमारे प्रदेश की गरीब जनता जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कई बार उनके मन में किसी प्रकार की शंका होती थी, सीएम रैग स्कूल में पढ़ाकर उनके बच्चे भी अपने जीवन का सपना साकार कर पाएंगे, अपने कैरियर का निर्माण कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 150 सीएम राइज विद्यालय के नवीन भवन संचालित हो रहे हैं। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11,000 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही भी आने वाले समय में होने जा रही है। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए भी सरकार ने अनेकों प्रावधान किए हैं। 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमारे प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने के लिए 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य तंत्रियावीर विश्वविद्यालय खरगोन में, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में सागर में खोला गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय आईटीआई संचालित है और इस वर्ष 22 नवीन आईटीआई प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5,280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी। सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जा रहा है। हमारे उस वर्ग के आराध्य जिनके संदेश आज भी समाज में प्रासंगिक है, लेकिन समय के साथ साथ कई आने वाली पीढ़ियां उनके संदेशों को विस्मृत न करते, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने हमारे ऐसे वर्गों के आराध्यों को उनकी स्मृति को हमेशा हमेशा चिरस्थायी रखने के लिए उनकी स्मृति में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का स्मारक बनाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी तय किया कि संत रविदास जी की जन कल्याणकारी भावनाओं एवं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक का भी अब सरकार निर्माण करेगी। पिछड़ी जनजातियां जो हमारे मध्य प्रदेश में है, जिन्हें बेगा, भारिया और सहरिया हम कहते हैं, को निःशुल्क आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन जनजातीय परिवारों को रुपए 1,500 प्रति माह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध हो रही है। जनजाति वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए एवं प्रदर्शित करने हेतु भी हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। उसके साथ ही साथ जब से मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, कुछ ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं जो अनेक उपलब्धियों से भरे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूंगी कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिकों का ये मामला कई वर्षों से लंबित था। वो श्रमिक न्याय की बाट जो रहे थे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमारी सरकार ने उन 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का सरकार ने भुगतान करके सबसे लंबित मांग का समाधान किया है, जो निश्चित रूप से इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया। 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ देने का निर्णय भी लिया। राजस्व माह अभियान चलाकर नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 3,70,000 से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा सरकार के माध्यम से हुआ है और साथ ही सुलभ एवं तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया का प्रावधान कर प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात सरकार ने दी। प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण प्रदान किया गया। हम सब के मान सम्मान के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे सुंदर शहर का पुरस्कार लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला। मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य बना और भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी बना। नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिज क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के कार्य किए जाने में हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ये वास्तव में ऐसी उपलब्धियां थी जो विगत 6 महीने में हमारी सरकार ने हासिल की है। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बहुत कुशलता के साथ मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन का आकलन किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो इस बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में
सुशासन के माध्यम से किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं को नीचे तक उतारकर लोगों को उसका लाभ दिलाया जा रहा है, जिसकी परिणति केंद्र तक पहुंच रही है। और केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सरकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये वह योजनाएं हैं जो भारत सरकार के माध्यम से संचालित हो रही है। और मध्य प्रदेश ने बहुत कुशलता से इन योजनाओं का संचालन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे आज आप सबके बीच में बताते हुए जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रहे थे, जो इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का, सनातन परंपराओं का जिस प्रकार से सम्मान कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने सनातन का अपमान करने का एक मुहिम चलाकर रखी है, उसके तहत कोई भी सनातनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेतृत्व भी कांग्रेस की विचारधारा को, सनातन का विरोध करने की विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का आचरण और व्यवहार है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से गैर कानूनी टिप्पणियां महिलाओं के प्रति करते हैं, वो हमारे राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रदूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी वैसे तो कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपना आत्मावलोकन करने के बजाय हुड़दंग में और अराजकता के काम लगातार कर रही है। और एक पहचान हुड़दंग और अराजकता की कांग्रेस पार्टी की बन गई है, जो कांग्रेस के अस्तित्व को धीरे धीरे मध्य प्रदेश में समाप्त कर रही है। मोदी जी का विरोध करते करते अब वो देश का विरोध, भारत का विरोध करने लगे, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, हिंदुओं का अपमान करने लगे। ये वास्तव में कांग्रेस को इस बात पर अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस देश के बहुसंख्यकों की आस्था का अपमान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने दायित्व का भान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपने बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को नीचे तक उतारने में संगठन की दृष्टि से जिस प्रकार से काम करती है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में मजबूत है तो वो हमारे मध्य प्रदेश में मजबूत है। और इसलिए हमारे पन्ना प्रमुख की संकल्पना को पूर्णतः सिद्ध करना, कहा गया है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। यह हमारे संगठन का मूल मंत्र है, जिसे हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो भी मैं आपके बीच में जरूर बताना चाहूंगी। कल ही हमारे सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री आवास के जितने भी लंबित ऋण हैं, वो सारे लंबित ऋण माफ होंगे। जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित है, वो माफ होंगे और उसको अब राज्य सरकार वहन करेगी। तो मुझे लगता है कि ये गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों के को सहारा देने की दृष्टि से जब मुख्यमंत्री आवास योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, तो ये जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, ये उन गरीब वर्ग के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा। साथ ही बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण के लिए 15 जुलाई से पुनः अभियान अब हमारा शुरू होने जा रहा है। पूर्व में भी 3,70,000 लोगों को इसका लाभ मिला था, तो निश्चित रूप से उसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने तय किया है कि इस अभियान को पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि लोगों को हम राहत दे सके। एक और निर्णय हमारी सरकार ने लिया, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कक्षाओं में अब कृषि संबंधी विषयों की पढ़ाई शुरू करने के लिए हमारी सरकार जा रही है, जो इस बात का परिचायक है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो बच्चे, जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं और ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं, उनको अगर हम कृषि से संबंधित विषयों की पढ़ाई कराएंगे तो उनका जुड़ाव और ज्यादा होगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और उसमें कोशिश हमारी यही होगी
कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन जैसे विषयों पर हम बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाई प्रेरित करें, ताकि आने वाले समय में वो माइग्रेट होकर शहर की ओर ना जाए, बल्कि अपने गांव में ही रहकर कृषि को और बेहतर तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्नत कैसे कर सके। यह भी हमारी सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, जो आने वाले समय में बहुत बेहतर परिणाम देगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी है, और आने वाले समय में इस बजट का जब सफल क्रियान्वयन हम नीचे स्तर पर करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा संगठन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर काम करेगा, और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें पूरा विश्वास है, और हमारी सरकार ने जिस सोच के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, वो सोच को हम पूरा सार्थक करेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस विकसित भारत के संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में मध्य प्रदेश की सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज बजट पर मुझे आपके बीच में यही विचार रखने थे। आपको उसकी कॉपी हम अभी उपलब्ध करा देते हैं, और कोई प्रश्न आपका हो तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगी। देखिए, लाडली बहना योजना के बारे में दुष्प्रचार लगातार कांग्रेस ने इस बात का किया कि अब आने वाले समय में लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, और इस दुष्प्रचार के गुब्बारे की हवा निकल गई जब बजट में लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान किया गया है। ये बात सही है कि उसको हमें 3,000 रुपए तक बढ़ाना है, और आने वाले समय में 3,000 रुपए तक बढ़ाएंगे, ये सरकार का संकल्प है, और इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान में जिस प्रकार से हमारी योजना संचालित हो रही है, वो अभी इसी प्रकार बढ़ेगी, और भविष्य में उस योजना को विस्तार देने का काम हमारी सरकार करेगी। दीदी, जो अवैध कॉलोनियों को लेकर मुद्दा था प्रदेश में, वो उसको पूरा नहीं किया गया, बजट में शामिल नहीं किया गया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी कीमत पर वैध अब नहीं किया जाएगा, और जो कॉलोनियां अवैध थी वो वैध हुई है, जो जिस श्रेणी में वो आई है उसमें राज्य सरकार उपलब्ध पैसा, उस अधोसंरचना के लिए पैसा उपलब्ध कराकर उसका विकास करेगी। लेकिन भविष्य में अब कोई नई अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जाएगा, बल्कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां हैं वहां पर धीरे धीरे उनको वैध करके सरकार अपने स्तर से प्रयास करके अधोसंरचना का विकास करेगी, और वहां पर लोगों को निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करेगी। नहीं, नदारद नहीं दिख रही है, उस योजना को बंद नहीं किया गया है। उस योजना में आने वाले समय में प्रावधान किया जाएगा। जो पूर्व में जो योजना चल रही थी उसका परसेंटेज देखा जाएगा, फिर अनुपूरक बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जाएगा। उसको कोई योजना सरकार ने बंद नहीं की है, बल्कि जो योजना चल रही थी और जिसके परिणाम थोड़े कम आ रहे थे, उन योजनाओं को अभी आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया है, और अगर वो योजना अच्छे से आगे बढ़ती है तो अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान राशि का करेगी। एक सवाल है, अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन अभी हड़ताल में सरकारी हॉस्पिटल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए? हम देखेंगे, हम यहाँ के जिला प्रशासन से बात करेंगे कि इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है। सर्वाइकल कैंसर के लिए रोकने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन से हम चर्चा करेंगे। 4 विधानसभा, दो विधानसभाओं में दी है, जिसमें बारंगी कमताड़ी कमताड़ा भीड़ रोलगांव मार्ग, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, उसके लिए 15 करोड़ की राशि, 15 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया है। सिराली डगांव शंकर खामा पड़वा मार्ग, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, उसमें 3 करोड़ 46 लाख का प्रावधान किया है। गांगला पलासनेर मार्ग जो 2 किलोमीटर का है, 1 करोड़ 30 लाख। अजनई से मरी घाट जो 1 किलोमीटर का है, 1 करोड़ 60 लाख। ऐसा कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से
हरदा विधानसभा के लिए प्रावधान किया है। और ये हरदा एक ही विधानसभा के लिए ये है। अब आप सोचिए कि सरकार की प्रतिबद्धता कितनी है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर जिले का विकास हो, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और इस दृष्टि से उन्होंने हरदा विधानसभा के लिए ये प्रावधान किए। वही चिमरनी विधानसभा के लिए भी सोताड़ा सिकंदा मार्ग जो 3 किलोमीटर लंबाई का है, 3 करोड़ 8 लाख का प्रावधान किया है। और पूरा योग 3 करोड़, ये टोटल दोनों विधानसभाओं का मिलाकर 24 करोड़ 64 लाख का है। तो बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरदा जिले को दी है। हमारी कोशिश ये होगी कि जो और भी यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बंद हैं, उनको हम जल्द से जल्द शुरू कराएं और इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। पीएमसी कॉलेज में सेवा स्कूल का निर्माण तो चल रहा है, तो केंद्रीय विद्यालय निर्माण का अभी तक चालू नहीं, सालों से मतलब लंबित मामला है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित करने की राशि स्वीकृत हो गई है। वो ठेकेदार छोड़ के बार बार भग रहा है उसको। चूंकि अच्छा है कि अब तक बीच में केंद्रीय मंत्री अपने सांसद जी बन गए हैं, तो उसको भी शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। फुटपाथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।